नमस्कार। एक हमारा नया विषय है संधि एवं संधि विच्छेद। संधि एवं संधि विच्छेद। संधि एवं संधि विच्छेद। शुरुआत में लेते हैं शब्द के अर्थ से। शुरुआत करते हैं हम शब्द के अर्थ से। कि संधि शब्द का जो अर्थ है वह क्या होता है। तो लिखिए इसमें संधि शब्द। संधि शब्द संधि शब्द संधि शब्द सम धन दी से बना है। सम ये वाला, रुको, इसमें भी आपको लिखिए सम धन दी से बना है। संधि शब्द सम धन दी से बना है, कॉमा, जिसका अर्थ होता है मेल, योग, जोड़, विकार, रूपांतर। मेल, जोड़, योग, रूपांतर। सबसे ज्यादा पूछे गए अर्थ में से मेल है। परिभाषाओं में मेल ही चलता है। दूसरा बिंदु है होती क्या है। बहुत महत्वपूर्ण है कि भाई संधि होती क्या है। अब बार बार संधि संधि कर रहे हैं कि संधि पढ़नी संधि पढ़नी। संधि क्या है तो लिखिए इसमें संधि वर्णों या अक्षरों का मेल है। संधि वर्णों या अक्षरों का मेल है, यानी उनका क्या है, मेल है। और मेल में होने वाला विकार भी है। वर्ण अक्षरों का मेल। ये कर दीजिए आप, मेल से उत्पन्न विकार। मेल से उत्पन्न विकार है। मेल से उत्पन्न विकार है। विकार का मतलब होता है परिवर्तन। विकार का मतलब होता है परिवर्तन, बदलाव, ये बोलते हैं। तो संधि में परिवर्तन होता है। दो जब पद मिलते हैं तो परिवर्तन होकर कोई नया पद बनता है। ये संधि की विशेषता है। संधि की विशेषता है कि संधि में जब दो से अधिक पद मिलते हैं तो इनमें परिवर्तन होगा। तो लिखिए यहां पर अगला बिंदु लिखिएगा परिभाषा।
देखिए परिभाषा हम 2-3 पढ़ेंगे, परिभाषाएं 2-3 पढ़ने वाले हैं। पहली परिभाषा लिखिए, श्रवण और उच्चारण। श्रवण और उच्चारण की दृष्टि से, श्रवण और उच्चारण की दृष्टि से निकटस्थ अक्षरों, श्रवण और उच्चारण की दृष्टि से निकटस्थ अक्षरों के मेल से होने वाले विकार को संधि कहते हैं। मेल से होने वाले विकार को संधि कहते हैं। होने वाले विकार को संधि कहते हैं। ये डॉक्टर सैमुअल हेनरी केला की परिभाषा है। ये जो परिभाषा है डॉक्टर सैमुअल हेनरी केला की परिभाषा है कि श्रवण और उच्चारण की दृष्टि से निकटस्थ अक्षरों के मेल हम चल रहे थे संधि की परिभाषा में। तो टेक्निकल एरर है, माफी चाहता हूं आपसे। देखिए परिभाषा हमने पहली परिभाषा लिखी है, वो कह रही है कि उच्चारण और श्रवण, श्रवण और उच्चारण ये क्या होता है? इसका मतलब होता है कि जैसा आप सुनते और जो बोलते हो, सुनने और बोलने में जो बदलाव है वही संधि है। इन्हें कहने का मतलब ये है। तो ये कह रहे हैं कि संधि क्या है, भुगते हो क्यों आप? इन्हें कहने का मतलब है संधि भुगतना कहाँ है? जैसा बोलते हो जो विकार होता है वही संधि है, कुछ है ही नहीं। ये परिभाषा कहती है। इस परिभाषा को ज्यादा महत्व नहीं दिया गया है। बोला ऐसी कोई परिभाषा मतलब उच्च स्तरीय परिभाषा नहीं मानी इसे, पर हिंदी के संदर्भ में संधि की पहली परिभाषा यही है, जिसे जो एक स्तरीय परिभाषा जिसे हम कह सकते हैं। हिंदी में व्याकरण हिंदी वाले व्यक्तियों द्वारा जो लिखा गया है वो बहुत पहले था, ये बहुत बाद में लिखा गया था, 1900 के बाद लिखा गया है। और ये 1889 के आसपास है, यानी 1890 के आसपास की बात है। ये जो पुस्तक के लेखक है सैमुअल हेनरी केलॉग, ठीक है, इन्होंने उस समय लिखा है। तो उस समय तो परिभाषा बहुत महत्वपूर्ण थी है, एक समय के साथ ही बहुत महत्वपूर्ण थी। परीक्षा पूछ जा सकती है कि भाई ये आपकी संधि है, ठीक है। तो कोष्ट हम लिख सकते हो आप, सैमुअल हेनरी, ये परिभाषा है किसकी वो भी देख लीजिए, सैमुअल हेनरी केलॉग। नहीं लिखो तो फर्क नहीं पड़ेगा, पर मेरी तरफ से बता रहा हूं क्योंकि मैं किसी की परिभाषा बोल रहा हूं तो मुझे पता होना चाहिए मैं उस व्यक्ति का नाम लूं कि मेरी परिभाषा नहीं है। दूसरी परिभाषा लिखिए, बहुत महत्वपूर्ण परिभाषा है दूसरी। दो निर्दिष्ट अक्षरों, दो निर्दिष्ट अक्षरों के पास आने से, दो निर्दिष्ट अक्षरों के पास आने से, दो निर्दिष्ट अक्षरों के पास आने से उनके मेल से जो विकार होता है, दो निर्दिष्ट अक्षरों के पास आने से उनके मेल से जो विकार होता है, कॉमा उसे संधि कहते हैं। जो विकार होता है कॉमा उसे संधि कहते हैं। दो निर्दिष्ट अक्षरों के पास आने से उनके मेल से जो विकार होता है उसे संधि कहते हैं। यह पंडित कामता प्रसाद गुरु की परिभाषा है। यह परिभाषा है पंडित कामता प्रसाद गुरु की। और निर्दिष्ट का मतलब होता है यहां पर जो नियत किए हुए, निर्दिष्ट का मतलब होगा यहां पर नियत किए हुए,
नियत मतलब, इनका कहने का मतलब है कि पहले से कुछ चीजें निश्चित कर रखी है, वही संधि है। अ धन अ बराबर आ बनेगा, ये क्या होगी? संधि होगी जो पहले से निश्चित है, पहले से ही निश्चित है। हम क्या इसमें दूसरा तरीका लगा रहे हैं, पर ये 1921 में दी गई परिभाषा है। 1921 के बाद में बहुत सारे शब्द, बहुत सारे बदलाव आए, जब हिंदी खुद बन गई, ठीक है, हिंदी में बहुत ज्यादा काम होना शुरू हो गया था, उसके बाद में इतनी सारी चीजें बदल गई है कि हिंदी वाले शब्दों के जुड़ने से उनमें विकार होने लग गया। तो जैसा इन्होंने कहा कि पहले से नियत किए हुए शब्दों में क्या है? संधि है। पहले से नियत के नियम है, वही क्या है? संधि है। पर कहीं कहीं ये परिभाषा अब लागू नहीं होती कि पहले से नियत नहीं है, पहले से नियत किए हुए वे चीजें भी नहीं है, बहुत सारी चीजें भी क्या है बाद में नए नियम से बन रही है, नियम से, वो भी संधि है। तो एक परिभाषा में और लेनी पड़ेगी, तीसरी। दो अथवा अधिक वर्णों के, दो अथवा अधिक वर्णों के पास आने से, रुको, दो अथवा अधिक वर्णों के आनंतर्य से पास आने, दो अथवा अधिक वर्णों के आनंतर्य से पास आने के कारण उनमें कभी कभी रूपांतर हो जाता है, कभी कभी रूपांतर हो जाता है। पास आने के कारण उनमें कभी कभी रूपांतर हो जाता है, कौमा, उसी रूपांतर को संधि कहते हैं, उसी रूपांतर को संधि कहते हैं, उसी रूपांतर को संधि कहते हैं, उसी रूपांतर को संधि कहते हैं। यह संधि की तीसरी परिभाषा है, जो आचार्य किशोरदास वाजपेयी की परिभाषा है। यह परिभाषा वर्तमान में पूरी तरह से लागू होती है, यह परिभाषा वर्तमान में पूरी तरह से लागू होती है। आनंतर्य का मतलब होता है अचानक। इन्होंने कहा भाई पहले से नियत किए हुए नहीं, वर्तमान में भी कोई भी वर्ण अचानक पास में आते हैं, उनमें जो विकार होता है वही संधि है। तो इन्होंने बताया कि आप बोलते समय अचानक कोई बदलाव हो जाए, वो बदलाव क्या होगा? संधि होगी। और वर्तमान संदर्भ में यह परिभाषा पूरी तरह से लागू होती है। पर इन्होंने संधि को यहां पर रूपांतर नाम दिया है। अभी तक आप मेल विकार पढ़ते हो, इन्होंने क्या बोला है? जो रूपांतर होता है, यानी रूप में अंतर आता है, दो पद मिलते हैं, रूप में अंतर आ रहा है, उसको हम क्या बोलते हैं? रूपांतर, संधि बोल रहे हैं हम। जैसे इनका जो है, इनका कहने का मतलब है कि यदि आप दही शब्द है, दही शब्द के साथ में यदि आप हांडी शब्द जोड़ते हैं, जिसे राजस्थानी लोग हैं वो हांडी बोलते हैं, ठीक है, हिंदी में हांडी होता है, राजस्थान वाले हांडी बोलते हैं, इसे बोलते हैं ना हांडी। तो दही के साथ में हांडी शब्द लेते हैं, तो इनका कहने का मतलब है दही हांडी नहीं बोलते हैं, आप सीधा क्या बोलते हैं? दहेड़ी बोलते हैं। दही हांडी नहीं बोलते, दहेड़ी बोलते हैं। ये कहते हैं यही संधि है। ये क्या है? संधि है कि जा के साथ में यदि ई आए तो क्या बन जाता है? जाए। और जा के साथ में यदि ई आ जाए तो क्या बन जाता है? जाए। ये कहने का मतलब यही संधि है, यही संधि है ये वाली जो इन्होंने कही है। तो हमें इस तरह वाली भी संधि हमें पढ़नी पड़ेगी कि वर्तमान में ये परिभाषा खूब मतलब लागू होती है। इनका कहने का मतलब है यदि आप
और घाट शब्द को मिलाते हैं तो पानी घाट नहीं बोलते हैं, पानी घाट शब्द मिलता है तो सीधा क्या बोलते हैं, पनघट बोलते हैं आप। यही संधि है, यही संधि है। और तो गुरु जी की परिभाषा में, कामता प्रसाद जी की परिभाषा में और कृष्णदास वाजपेयी जी की परिभाषा में थोड़ा सा आपको अंतर मिल रहा है। वो परिभाषा कह रही है कि जो पहले से है वही क्या है, पहले से निश्चित की चीजें क्या है, संधि है। ये कह रहे हैं कि नहीं, अचानक से कुछ परिवर्तन हो रहा है वो क्या है, संधि है। तो संधि वास्तव में क्या होती है, वर्णों का विकार होता है, वर्णों अक्षरों का विकार होता है, वह संधि है। एक संधि की आवश्यक शर्त, आवश्यक शर्त, आवश्यक मतलब जो शर्त है, इसके बिना आप संधि में आगे नहीं बढ़ पाओगे। तो लिखिए, संधि की आवश्यक शर्त यह है कि, संधि की आवश्यक शर्त यह है कि संधि की आवश्यक शर्त यह है कि, यह है कि इसमें विकार ऑब्लिक परिवर्तन का होना, विकार ऑब्लिक परिवर्तन अवश्य होना चाहिए, परिवर्तन अवश्य होना चाहिए। परिवर्तन है, अगली को इसमें अवश्य होना चाहिए, अगली की इसमें परिवर्तन है, कॉमा तो संधि है, और परिवर्तन नहीं है परिवर्तन है, कॉमा तो संधि है, और परिवर्तन नहीं है, कॉमा तो संधि भी नहीं है, परिवर्तन नहीं है, कॉमा तो संधि भी नहीं है, संधि भी नहीं है, कॉमा कॉमा वहां संयोग होता है, वहां संयोग होता है जैसे, वहां संयोग होता है जैसे। अब देखिए संयोग कैसे होगा, विकार है तो संधि है, यदि विकार नहीं है, यदि विकार नहीं है तो वहां पर संयोग है। तो हम ये कहेंगे कि भाई यदि विकार है तो संधि है, और विकार नहीं है तो फिर संधि नहीं है, वहां पर संयोग होगा। ये दो बिंदु ध्यान रखना आप, विकार है तो संधि है, व्यवस्था भले वही हो, व्यवस्था भले ही वही हो, जैसे रामधन अवतार। ये क्या है, या रुको, हम लिखते हैं यहां पर रामधन आश्रय, यह सब लिखा हमने, रामधन आश्रय क्या बनेगा, हम जानते हैं ये पद बनेगा रामाश्रय, यह संधि है। और मैं यदि ऐसे लिख दूं रामधन आश्रय और इसे ऐसे कर दूं राम आश्रय, तो फिर यह संधि नहीं है, यह क्या है, संयोग है। यदि राम आश्रय लिखा आ रहा है, भले ही आपको लगता है संधि हो रही है पर उसने नहीं बनाई है, तो इसका मतलब वहां पर संधि नहीं है। और राम आश्रय देखिए, अ के सामने आ है और अ के सामने आ, इसने यहां पर संधि नहीं बनाई है, तो ये संधि नहीं है, ये संयोग है। क्यों नहीं बनाई, इसका उत्तर मिलेगा आपको बहुत बाद में। ये बिल्कुल बना दी तो गलत हो जाएगा,
या बने ही सही है, इसका भी उत्तर मिलेगा आपको। मैं कहूं संधि के लिए आवश्यक शर्तें बोल रहा हूं मैं आपको। तो हमने क्या लिखा, या क्या लिखा, संधि की आवश्यक शर्त यह है कि, तो संधि की आवश्यकता तो एक ही है। अब आप अलग अलग शर्तों को बांट सकते हो तो बात अलग है। तो ये संधि की पहली शर्त लेकर चलते हैं हम, और देखिए आप लिखो इसे। लिख लिया। आगे देखिएगा, एक शब्द हमारे पास है प्रदेश और दूसरा है अध्यक्ष। तो हम लिखते हैं यहां पर प्रदेशाध्यक्ष। तो हम कहते हैं भाई ये संधि है। पर मैं यहां लिखता हूं कांग्रेस और दूसरा लिख रहा हूं अध्यक्ष, और लिख दिया इसको कांग्रेस अध्यक्ष। तो हम कहेंगे यहां पर ये संधि नहीं है। कांग्रेस अध्यक्ष, यहां पर हमने संयोग कर रखा है और यहां पर संधि कर रखी है। तो संधि का मतलब है परिवर्तन हुआ। यहां पर अधन अ बराबर आ बना है और यहां पर दोनों वैसे वैसे रखे हुए हैं, तो ये संधि नहीं, ये संयोग बोलते हैं हम। वैसे संस्कृत का नियम है कि जहां संधि होती है वहां आपको करनी है। संस्कृत का नियम है कि जहां संधि हो रही है वहां करिए। हिंदी कहती है कि जहां संधि हो रही है वहां करिए जरूर, पर जिसे बोला ही नहीं जाए, बोलने में कठिनाई हो, ऐसी स्थिति में संधि करना आवश्यक नहीं है। होता क्या है कि संस्कृत का नियम है कि जिन शब्दों में संधि हो वह संधि करिए आप। ये संस्कृत का नियम रहा है। हिंदी कहती है कि जिन शब्दों में संधि हो ठीक है कर लेंगे, पर बोलने में कठिनाई हो फिर हम संधि क्यों करें वहां पर। हिंदी में ये लचीलापन है, हिंदी में ये लचीलापन है। कई बार प्रश्न बन जाता है कि इनमें से किस विकल्प की संधि हिंदी में आवश्यक नहीं है, तो उसमें आपको ये जानकारी होनी चाहिए कि भाई इस विकल्प की जो संधि है वो आवश्यक नहीं है, छूट है इस विकल्प संधि नहीं करे तो लिख दिया आपने ये। तो एक नोट लिखिएगा, नोट मत लिखो, यहां लिखिए अनिवार्य शर्त, ताकि पता रहे कि यह होना चाहिए। अनिवार्य शर्त लिखिए आप। अच्छा लिख दिया, काटछाट हो गई भाई साहब के। होता है भाई साहब, क्या करें हम, छोटी मोटी चीज हो जाती है कभी कभी। इसमें लिखिएगा अनिवार्य शर्त में, देखिए संधि की अनिवार्य शर्त यह है कि संधि की अनिवार्य शर्त यह है कि जिन शब्दों में संधि होती है, जिन शब्दों में संधि होती है, कमा उन शब्दों का
उन शब्दों का संस्कृत तत्सम शब्द होना जरूरी है, होना अनिवार्य कर देना। उन शब्दों का संस्कृत तत्सम शब्द होना अनिवार्य है। उन शब्दों का संस्कृत तत्सम शब्द होना अनिवार्य है, अनिवार्य है। संस्कृत तत्सम को छोड़, संस्कृत तत्सम को छोड़, संस्कृत तत्सम को छोड़ अन्य शब्द रूपों, अन्य शब्द भेदों जैसे तद्भव, जैसे कि उसी पंक्ति में लिखना गया हो, जैसे तद्भव, कौमा देशज और विदेशी शब्दों में संधि नहीं होती, और विदेशी शब्दों में संधि नहीं होती, कौमा संयोग होता है, संधि नहीं होती, कौमा संयोग होता है, संधि नहीं होती, कौमा संयोग होता है। जैसे जैसे एक शब्द हमारे पास में विशेष और दूसरा है अधिकारी। हम जानते हैं जो विशेष शब्द है ये संस्कृत का है। देखिए ये जो विशेष है ये संस्कृत का शब्द है, और अधिकारी है यह भी संस्कृत का शब्द है। जब दोनों संस्कृत के हैं तो आप आराम से संधि बना सकते हो, कोई समस्या नहीं है। यह बन जाएगा विशेषाधिकारी। हम ऐसे ही लिखते हैं इसको, क्या विशेष अधिकारी लिखते हैं या विशेष अधिकारी लिखते हैं? बताइए। विशेषाधिकारी लिखते हैं। और ये शब्द कहां चलता है? इस शब्द को कहीं आप देखा, कहीं आपने कि विशेषाधिकारी शब्द का प्रयोग कहां किया जाता है? अरे भाई आपने कभी किसी मंत्री जी है या प्रधानमंत्री जी है या मुख्यमंत्री जी है, इनका आपने कभी दौरे का जो शेड्यूल देखा होगा आपने, तो वहां नीचे लिखा आता विशेष अधिकारी, ठीक है, मुख्यमंत्री महोदय राजस्थान सरकार लिखा था। तो विशेष अधिकारी, जिसको ओएसडी बोलते संबंध, ओएसडी बोलते हैं आप, और बोलते हैं ना आप, वो जब साइन करते हैं तो इस शब्द का प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो विशेष अधिकारी लिखा मिलता है, खूब प्रशासन जाओगे तो खूब लिखा मिलेगा ये शब्द आपको। तो विशेष अधिकारी नहीं लिखा मिलता, वह विशेष अधिकार लिखा मिलता है। अब इस तरफ देखिए आप, तो हमने कहा कि भाई ये तो क्या है, संधि है। अच्छा ये संधि सही है कि नहीं है बताइए? संधि शुद्ध है, मतलब हमने कहा कि भाई दोनों ही संस्कृत के हैं तो संधि बनाई है, यह शुद्ध है। पर एक पद और देखिए यहां पर, थाना, और दूसरा लिखा सामने हमने अधिकारी। थाना शब्द है वो तद्भव है, तत्सम नहीं है। तद्भव किसका है? संस्कृत में स्थानक शब्द है, संस्कृत में स्थानक है, स्थानक ही बिगड़कर थाना बना हुआ है। स्थान का देखिए, स्थान का क्या बना? ठान बना है, क्या ना? ठान बना है, थान बना है, थान बनता है, थान बनता है, दोनों ही। थान तो सुना आपने, इनका थान उनका थान, वो स्थान था। संस्कृत का स्थान मिलकर बना है थान, और स्थानक बना है थाना। तो थाना तद्भव शब्द है,
अब इसके साथ में आप ऐसे जोड़ते हैं और आप लिख दिया थानाधिकारी, यह अशुद्ध शब्द है, यह नहीं होगा। ये पहली शर्त है संधि की, पहली यानी जिसको बोलते हैं अनिवार्य शर्त है कि शब्दों का संस्कृत होना जरूरी है। संस्कृत को छोड़ कोई और शब्द है तो फिर आप उसकी संधि नहीं करेंगे, करेंगे तो फिर गलत होगा। तो फिर आपको क्या लिखना होगा, फिर थाना अधिकारी में आपको संयोग करना होगा, संयोग करोगे तो ये सही है। अब जितने भी ये थानेदार टसन वाले घूम रहे हैं, थाने हैं, नाम को नहीं बदलते हैं, ये नाम नहीं बदलते। नेम प्लेट लिखा होता है, थाना अधिकारी ये लिखा होता है, ऊपर जिद करते हैं ये सही है ये गलत है, और भाई यहां से पढ़ कर जाते हैं तब तो कहते हैं हाँ बिल्कुल सही है, और पढ़ कर जाने के बाद लगने के बाद कहते हैं कि नहीं ये सही है, हमारे अधिकारी जी बोला। अरे अधिकारी तो गलती बोल सकते हैं भाई, शब्दों की जानकारी अधिकारी थोड़ी है, जरूर थोड़ी कोई अधिकारी बनकर आया वो सब कुछ सही पढ़ कर आया हो, जरूर थोड़ी है या सब कुछ पढ़ कर आया हो। एक अध्यापक ज्यादा बेहतर तरीके से बता सकता है कि कौन सा सही है कौन सा नहीं है। तो आप जब भी जाओ बन जाओ तो कम से कम कुछ नहीं लगता भाई, किसी को बोल देना कि भाई नेम प्लेट ये ला के देखना, वो तो आराम से शौक से बना के लाएगा, बोला साहब ने बोला है, ठीक है। और थोड़े चाय पानी को सुध देना आप, वैसे कंजूस तो होता ही हो, नियत नहीं देने की मत रखना, ठीक है, दे देना आप, जो मजदूरी बनती है उसको देना, वो आराम से लिख के लाके लगा देंगे। किसी ऐसे व्यक्ति को मत काम बताना कि वो आगे को पैसा ही नहीं दे, तो फालतू में अगले की क्यों आत्मा जलाए यार किसी की। ध्यान रखना, जब भी नौकरी करो तो समझ लेना, किसी दुकान पर जाकर चाय पीते हो, गाड़ी है आपके पास, स्टार लगे हुए हैं, रौब आपका पूरा है, एक चाय की शॉप पर गए और आपने जाकर बोल दिया कि सर नहीं चाय पी ली, अब वो तो उसकी हिम्मत नहीं आपसे पैसा मांग ले, नहीं है, पर आपकी मानवता कहां गई। आपकी मानवता है, भले ड्यूटी कर रहे हो तो गवर्नमेंट ही कर रहे हो भाई, अपने पेट पालने की ड्यूटी कर रहे हो आप, उस व्यक्ति को उसकी सुरक्षा करना आपने आपका भाई कोई और करेगा। मैं ऐसे देखता हूं कि जैसे रात में कुछ लोग सर्दियों में दूध की स्टॉल लगाते हैं, तो ये पुलिस वाले क्या करते हैं, ऐसे ही पी के चले जाते हैं, नहीं है तो प्रैक्टिकल पड़ा है, मुझे जगह पता है कि यहां पी के जाएंगे सप्ताह 4-5 बार, हमारे आंखों के सामने हो रखा कई बार। कई दुकानदार बोला भाई साहब क्या भाई साहब क्या ले यार, ये हमारी सुरक्षा के लिए। मैंने कहीं की सुरक्षा, ये दूध पीकर आगे 5-6 जन बैठे दूध पी के चले गए, भाई तो शर्म ही नहीं है इन लोगों के। दूध वालों के साथ में मेरी आंखों देखी मेरे साथ घटना घटित हो रखी है, और मैंने तो मेरे साथ दोस्त भी थे, मैंने बोला था उसको दुकानदार को, वो क्या रोज का काम है यार, उनका यार हम उनको बोल देते हैं, पर वो गाड़ी निकल चुकी थी, बाकी मुझे कोई ऐसा शर्म नहीं है। बोले भाई आपने, ये व्यक्ति क्या है, ये मजदूरी कर रहा है, बोले कितना अमीर होगा पर वहां ठेला लगा रहा दूध का, तो एटलीस्ट हमारी तो मानवता है कि नहीं है। तो मेरी आपसे यही शिक्षा है, एक छोटी शिक्षा है, किसी ढाबे पर कहीं रुकते हो, जो बनता है ना वो पेमेंट उनको जरूर कीजिएगा। वो व्यक्ति आपसे नहीं मांगेगा भाई, वो इसलिए नहीं मांगेगा, वो आप उसको पता है कभी काम पड़ेगा। बाकी आपसे बड़े अधिकारी वहां से पेमेंट करके जाते हैं, जो उस जगह के नहीं होते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता उसको। तो कुछ सामान की नहीं होती है, काम की होती है, आराम से, या तो जाओ ही मत आप, जाओ ही मत आप, आपके लिए दिक्कत ये होगी। तो एक ये है, नाम बनवा लेना पर उसे कुछ देना। तो लिखो आप, यार कांस्टेबल की बराबरी थानेदार, क्या विचार रख रहे हो यार, कांस्टेबल और थानेदार में फर्क है ही नहीं। बताओ मैं आपको, थानेदार होता भाई, उस समय
वो पूरे थाने का इंचार्ज होता है। मैं बता दूं आपको, कभी गश्त में ड्यूटी होती ना, ठीक है, तो चूकते नहीं इसमें, ऐसा नहीं करते आप। गश्त, रात्रि गश्त ड्यूटी होती है तब ऐसी हरकतें कर लेते हैं, तो मुझे कहना आपको कि नहीं करनी आपको, मैं इसलिए कह रहा हूं मैं आपको, सब एक जैसे नहीं होते हैं। और चारों तो कहना दिन की जो आठों पैर होते हैं एक समान नहीं होते हैं, पर कोई चीज हमें बताई होती है, वो याद रहती है, तो उसमें वो बचाव कर लेती है हमारा। तो यह था हमारा कि इस तरह से हम क्या करते हैं, संधि लेकर चलते हैं। संधि के लिए क्या होना जरूरी है, संस्कृत होना जरूरी है, और संस्कृत नहीं है तो संधि फिर नहीं होगी। यही संधि का पहला है, इस बोलते हैं संस्कृत को छोड़ कोई भी है तो फिर वो अवरोध का काम करता है संधि के लिए, वह संधि नहीं कर सकते आप। अब संस्कृत में भी ये कुछ शर्त है, अब आप नोट लिखिए, आप नोट अब लिखिए। संस्कृत में संधि का अनिवार्य नियम है, संस्कृत में संधि का अनिवार्य नियम है, कॉमा या की लिख दो, अनिवार्य नियम है कि जहां संधि हो वहां संधि की जाए, जहां संधि हो वहां संधि की जाए। संस्कृत में संधि की अनिवार्य शर्त है कि जहां संधि हो वहां संधि की जाए। अर्धविराम चिन्ह है, ऐसे भले ही उस शब्द का उच्चारण कठिनता से हो, भले ही उस शब्द का उच्चारण कठिनता से हो, भले ही उस शब्द का उच्चारण कठिनता से हो। तो संस्कृत में संधि का नियम है कि जहां संधि हो वहां आपको संधि करनी है, उच्चारण भले ही कठिन हो। नहीं देखते हो संस्कृत पढ़ते हैं तो उस लय में नहीं पढ़ पाते। संस्कृत के अभ्यसी व्यक्ति क्या करते हैं, उसको जो संस्कृत के अभ्यस्त हैं वही पढ़ पाते हैं उससे। आप अचानक पढ़ोगे संस्कृत बोल नहीं पाओगे, रख देंगे। आप कह रहे तो बड़े बड़े रख देंगे, आप क्या रख देंगे, बड़े से बड़ा ज्ञानी वही रख देगा यदि वो संस्कृत का अभ्यस्त नहीं है तो। उसने अभ्यास नहीं कर रखा है शब्दों के उच्चारण का, वो भी रख देगा वहां पर, आराम से रखेगा वहां पर। इसे देखा होगा कि कुछ समय पहले आपने देखा होगा कि एक नेताजी दूसरे नेताजी को चैलेंज कर रहे हैं कि आप ये सब बोल के दिखाइए आप। अब पता है वो 3, 4, 5, 6 दिन नहीं बोल पाएगा, इतना जटिल शब्द कहां से बोलेगा, समझ आई आप? याद आ रहा कुछ? हाँ याद आ रहा कुछ? एक नेताजी ने दूसरे नेताजी को चैलेंज किया था कि ये सब बोल के दिखाइए आप। ऑफकोर्स नहीं बोल पाएंगे, एक भाषाविद को अच्छे से पता होता है कि वो नहीं बोल पाएगा, वो अभ्यस्त है उस चीज का, इसलिए बोल दिया उन्होंने। ये वाला अभ्यस्त नहीं है, नहीं बोल पाएंगे। इसे संधि की पहली शर्त, संस्कृत शर्त है कि जहां संधि हो वहां आपको संधि करनी है। पर आगे लिखिए इसमें अर्धविराम परंतु हिंदी की ऐसी अनिवार्य शर्त नहीं है, परंतु हिंदी की ऐसी अनिवार्य शर्त नहीं है, हिंदी की ऐसी अनिवार्य शर्त नहीं है। हिंदी में लचीलापन है, हिंदी में उच्चारण का लचीलापन है, हिंदी में उच्चारण का लचीलापन है। यदि किसी शब्द का उच्चारण कठिन हो, यदि किसी शब्द का उच्चारण कठिन हो, कॉमा, तो वहां संधि न करने का विधान है, कॉमा, तो वहां संधि न करने का विधान है। विधान मतलब नियम है, संधि न करने का विधान है। जैसे एक उदाहरण देखिए,
या नियम कहता है द्विधन अक्षरी। संस्कृत कहती है यहां आपको संधि करनी होगी। संस्कृत का नियम कहता है कि यहां पर देखिए द्व, और द्व के साथ में ई है और ई के सामने अ है, द्वधन ई के सामने अ, तो नियम कहता है कि ई का परिवर्तन होगा य में, और यन संधि के नियम से यहां पर संधि बनानी है आपको हर हाल में। ई के सामने अ है तो फिर संस्कृत का नियम यह कहता है कि आपको इस तरह से यह संधि बनानी है, यह संधि आपको बनानी होगी यहां पर। यह तो लिखा मैंने हिंदी के अनुसार। अब संधि तो और भी क्या करती है, संस्कृत और जटिल बनेगी। संस्कृत में यदि आप लिखना चाहो इस शब्द को, तो संस्कृत में यह शब्द ऐसा लिखा जाएगा, पढ़ लो 3-4 दिन सोच करके। संस्कृत में क्या होता है कि ऊपर नीचे लिखने का खेल है पद। अब जानते हो 3 पदों ऊपर, 3 वर्ण ऊपर नीचे लिख दिया इसने। पहले लिखा इसने द, पहले आएगा द के बाद में व, तो फिर उसको लिखा और नीचे, सबसे अंत वाले को सबसे नीचे लिखते हैं यहां पर, ठीक है। और ये ल बना लो इसे, यह है संस्कृत में, ये संस्कृत नियम है। संधि बनानी मतलब हिंदी ने थोड़ा सा लचीलापन दिया कि भाई कम से कम इसको हलचिन के साथ लिख दो आप, हलचिन के साथ। पर इसमें भी यदि बोलने में समस्या हो, बोलो इसको पूरा बोलो, क्या वो अर्थ निकलेगा? क्या वो अर्थ निकालोगे तुरंत आप? इसको समझते ही, इसको बोलते ही क्या ये अर्थ निकालोगे? 2 अक्षरी अर्थ निकालोगे क्या? पर हिंदी कहती है कि यदि इस तरह से आ जाए द्विधन अक्षरी, तो आप इसे ऐसे लिख सकते हैं आराम से, द्विअक्षरी। समझ में कुछ? जैसे एक उदाहरण यहां पर द्वि, और हमने लिखा यहां पर अर्थ, तो संस्कृत तो ये कह दी कि भाई आपको ये लिखना है ये वाला, पर हिंदी कह रही है कि आपको लिखने की आवश्यकता नहीं है, तकलीफ मत उठाओ। वक्ता बोले श्रोता को समझ में आना चाहिए, अगले को समझ में आना चाहिए, यह हिंदी में लचीलापन है। तो इसे आप द्वि अर्थ यानी दोहरा अर्थ ये लिखेंगे। अब मुझे बताइए द्वि अर्थ समझ लोगे इसे? आप समझ लोगे? तो संधि संस्कृत में भी देखिए, हिंदी में हर जगह संधि लागू होगी जरूरी नहीं है। तो जब आपसे ऐसा पूछ लिया जाए कि इनमें से किस विकल्प में संधि न होने का, ठीक है, संधि न होने का जो विधान है उसमें लचीलापन है, यानी संधि में लचीलापन है, किस विकल्प में, ऐसा भी प्रश्न बन जाए मान लीजिए, तो ध्यान रखना द्विधन अर्थ बराबर हम जानते हैं द्विअर्थ बनेगा, इसमें लचीलापन कर लेना। उच्चारण की जटिलता हो, आप नहीं बोल पाते हो संधि करने के बाद में, और संधि करने के बाद में उसका सही सही अर्थ नहीं निकाल पाते वो वाला, वहां पर हिंदी कहती है संधि मत करो आप। संस्कृत है नियम छोड़ दो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो ये कुछ अनिवार्य शर्तें हैं किसकी? संधि। तो हम आगे जब पढ़ेंगे तो मैं बहुत जगह देखिए, जब पूरा कोर्स पढ़ेंगे तो बहुत सारी शब्दावली आएगी सब सुधी में वो जगह पर जहां मैं बताऊंगा। देखिए यहां पर लचीलापन है, आप इसे खुला लिखिए आप। तो ऐसे 5-10 शब्द जो मिलेंगे हमें, जो व्यवहारिक तौर पर हमें हमारे दैनिक जीवन में काम आते रहते हैं, वो हम पढ़ लेंगे साथ में। पर नियम पता होगा तो जल्दी समझ में आएगा। लिखो आप।
लिख लिया। अगला बिंदु लिखिएगा विच्छेद। संधि में प्रयुक्त पदों को संधि में प्रयुक्त वर्णों या अक्षरों को संधि में प्रयुक्त वर्णों या अक्षरों को उनके मूल में बदलना, कॉमा, विच्छेद कहलाता है। संधि में प्रयुक्त वर्णों या अक्षरों को उनके मूल में बदलना, कॉमा, विच्छेद कहलाता है। उनके मूल में बदलना, कॉमा, विच्छेद कहलाता है। विच्छेद कहलाता है। जैसे, अच्छा मत लिए जैसे, क्योंकि बहुत ज्यादा विच्छेद पढ़ेंगे हम आगे। यानी जो पहले से है उसको पूर्ण नाम लगा दीजिए इसमें, क्योंकि ये कोई समझना नहीं है। जो हमने संधि बनाई है इसको क्या बदलना है, इसमें बदलना विच्छेद है। अब इस उल्टा क्या पढ़े, बचपना थोड़ी हमारे अंदर की ऐसा पढ़े, हम पढ़े ऐसे 10वीं 12वीं बच्चे पढ़ते हैं वैसे। पता है कि सारे सब इसको तोड़ना, जो बन गए उसको तोड़ना, बनाना ही सब कुछ है हमारे यहाँ पर, ठीक है। तोड़ने वाला फिर भी क्या सरल होगा। एक विलोम लिखिएगा आप, बिंदु लगाइए विलोम। और यहां देखिएगा विच्छेद, विग्रह, व्यास, विस्तार, ये सब शब्द पर्यायवाची है, कॉमा, जो संधि के विलोम है। ये सब शब्द परस्पर पर्यायवाची है, कॉमा, जो संधि के विलोम है। एक ऐसे पीछे परीक्षा में प्रश्न आ चुका है, कोई पटवार भर्ती थी राजस्थान में, उससे प्रश्न आ रखा है कि संधि का विलोम होता है और वहां पर विच्छेद था ही नहीं, विग्रह था। विच्छेद था ही नहीं, विग्रह था। तो आपको पता होना चाहिए कि ये इसका भाई समानार्थी है। विग्रह का मतलब विस्तार करना, विच्छेद मतलब विस्तार करना, उसे तोड़ना। विग्रह का मतलब क्या होता है, तोड़ना ही होता है। समास का विग्रह करता है, संधि का विच्छेद करता है, पर है दोनों पर्यायवाची, दोनों है तो पर्यायवाची। तो ध्यान रखना इसमें से कोई भी हो। अगला बिंदु लिखिए वर्गीकरण। अगला है वर्गीकरण। लिखिए इसमें संधि का वर्गीकरण दो परंपराओं, संधि का वर्गीकरण दो परंपराओं के तहत किया जाता है। किया जाता है, कॉमा, जहां इसके प्रकारों का अध्ययन किया जाता है। पहला संस्कृत की संधि और दूसरा है हिंदी की संधि।
पहला है संस्कृत की संधि, दूसरा है हिंदी की संधि। लिखिए, यह संधि की परंपरागत व्यवस्था है, इसमें लिखना, यह संधि की परंपरागत व्यवस्था है, यह संधि की परंपरागत व्यवस्था है, परंपरागत व्यवस्था है, कॉमा, जो संस्कृत की देन है, जो संस्कृत की देन है, कॉमा, जिससे ही मूलतः संधि कहा जाता है, जिससे ही मूलतः संधि कहा जाता है, जिसे ही मूलतः संधि कहा जाता है। संधि कहा जाता है, कॉमा, जो 3 प्रकार की है, कॉमा, जो 3 प्रकार की है, डैश। पहला प्रकार लिखिएगा स्वर संधि, दूसरा प्रकार व्यंजन संधि, और तीसरा प्रकार विसर्ग संधि। स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। इसमें लिखिए, यह संधि की नवीन परंपरा है, यह संधि की नवीन परंपरा है, कॉमा, जो हिंदी की अपनी देन है, यह संधि की नवीन परंपरा है, कॉमा, जो हिंदी की अपनी देन है, जो हिंदी की अपनी देन है। जो हिंदी की अपनी देन है, कॉमा, जिसे अभी तक संधि के रूप में मान्यता नहीं मिली है, जिसे अभी तक संधि के रूप में मान्यता नहीं मिली है। जो 2 प्रकार की है, जो 2 प्रकार की है। पहली उच्चारण मात्र में प्रयुक्त संधि, यानी जो केवल उच्चारण में प्रयुक्त संधि है वह होगी, और दूसरी उच्चारण एवं लेखन दोनों में प्रयुक्त संधि। उच्चारण में लेखन दोनों में प्रयुक्त संधि। तो यहां पर क्या हुआ, यह जो है संस्कृत के स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि, ये वाली जो परंपरा है उच्चारण मात्र में प्रयुक्त संधि और उच्चारण में लेखन दोनों में प्रयुक्त संधि है। तो जो संधि व्यवस्था हमारी कब समाप्त होगी, हम यहां से शुरू करेंगे स्वर संधि से, हम यहां तक लाके छोड़ेंगे, तब जगह हमारी
पूरी होगी। जैसे एक उदाहरण के तौर पर बताऊं मैं आपको, SI 2010 में जो 11 परीक्षा हुई थी, SI 2010 में संधि के लगभग 8 प्रश्न थे। 8 में से 5 प्रश्न जो हैं वो इसके आए हुए हैं और 3 प्रश्न हैं वो इसके थे। आप समझ सकते हैं चीज के लिए, संधि से 3 प्रश्न सिर्फ इस बिंदु से, और विद्यार्थियों को पता ही नहीं होता है क्या संधि पढ़ ली, वहां पढ़ ली, सब कुछ तो चीज पढ़ ही नहीं गई, आपने पता कैसे करोगे? आप चीजें पता ही नहीं कर पाओगे हुआ क्या है वहां पर। तो कुछ चीजें इनकी भी संधि आपको पढ़नी पड़ेगी। एक मैं भर्ती बता रहा हूं, पेपर आपके पास पड़ा होगा, आप आराम से उस प्रश्न को देख सकते हो कि ये वाली, पर मैं जब पढ़ाऊंगा, पढ़ाने के बाद जब देखोगे तो सबको समझ आ जाएगा कि भाई हाँ ये संधि तो है, इसमें संधि इसमें है। तो इस तरह से आपकी ये संधि की पूरी व्यवस्था है। तो संधि के प्रकार जो हमारे, जो जिसे हम संधि बोलते हैं वो कौन सी है? संस्कृत वाली। मूलतः यही संधि। अब पूछे प्रश्न संधि कितने प्रकार की, उत्तर क्या देंगे? 3। 2 कभी जाएगा ही नहीं, कभी देना ही मत, क्यों? इसमें मतभेद है और मान्यता मिली नहीं अभी तक। जब हमने कहा पूर्ण मान्यता नहीं है तो सीधी सी बात है, प्रकार मानेंगे नहीं हम, पर हमें पढ़ना पड़ेगा। शब्दों में व्यवहार में है, ये शब्दों में व्यवहार में खूब चलती है, इसको ही पढ़ेंगे हम। ठीक है, तो ये संधि का जो बुनियादी जानकारी है संधि की, वो आपको जरूर पता होनी चाहिए कि संधि में क्या होता है क्या नहीं होता है। बाकी हमारा बिंदु स्व संधि से शुरू करेंगे हम। ठीक है, तो चलिए आज धन्यवाद, कल फिर मिलते हैं। आपका दिन शुभ हो।